हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। गाइस, आज हम अपने करंट अफेयर का सेशन जो करने चाह रहे हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो ना सिर्फ आपको प्री में बल्कि मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात की जा रही है सीजीआई के बारे में, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 48 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका नेम है एन वी रमन्ना साहब, और जो गाइस 47 थे उनका नाम था, क्या नाम, रंजन गोगोई साहब। तो वो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो यहाँ पे जो 48 सीजीआई हैं ये कह रहे हैं कि भारत में जो देशद्रोही चार्जेस लगते हैं, सेडिशन चार्जेस लगते हैं भारतीय नागरिकों पर, वो कहाँ तक उचित है, इस बात पर यहाँ पे वार्तालाप की जा रही है। तो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता अधिनियम का जो सेक्शन 124 है, इसके बारे में बात की जा रही है। ये कब आया था? ये बेसिकली आया था अंग्रेज़ों के काल में, जब ब्रिटिश भारत पर रूल कर रहे थे। तो उन्होंने भारतीय गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस सेक्शन को भारत में लेकर आए। 124 का सेक्शन ए, अगर हम बात करें 124 ए के बारे में, तो ये बात करता है यहाँ पे देशद्रोह के बारे में। तो जब गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी क्रिटिसाइज़ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो भी उनके ऊपर 1992 में ये चार्जेस लगाए गए थे। तो फिर जब 2009 में ब्रिटेन ने ये देखा कि ये गलत है, तो उन्होंने अपने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब तो लेकिन भारत में ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों ने देखा कि जो देशद्रोही जैसे होते हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, तो इसीलिए उन्होंने सेक्शन 124 ए के तहत उनको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाए रखा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सेक्शन 124 है ये क्या करता है, ये मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स हुए है ना, और बहुत से ऐसे मीडिया वगैरह और मीडिया के जो जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया क्षेत्र से रिलेटेड लोग होते हैं, या फिर इस तरह से जो लोग रहते हैं, इनके ऊपर इनके चार्जेस लगा करके इनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो आज भी ऐसा हो रहा है, और फिर वोटिंग बैंक के लिए भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इंडियन पेनल कोड को भारत में कब लाया गया था? तो 1860 में लाया गया था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके 124 ए कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 18 आईपीसी का सेक्शन 124 में अमेंडमेंट किया गया। और फिर ये अमेंडमेंट किसके द्वारा किया गया? देखिए गाइज, ये अमेंडमेंट सर जेम्स स्टेफन के द्वारा किया गया था। लेकिन जब बात करेंगे कि आईपीसी जो हमारे यहाँ पे लेकर आई गई थी, आईपीसी का सेक्शन 124, तो फिर ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये सेडिशन लॉ जो है इंग्लैंड में 17th सेंचुरी के टाइम पर लेकर आया गया था भारतीय राजा रजवाड़ों को सप्रेस करने के लिए। और जिस समय ये लाया गया उस समय थॉमस मैकाले के द्वारा इसको बनाया गया था, और फिर 1860 में लागू किया गया था। लेकिन 23 साल के बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया और देशद्रोही से रिलेटेड प्रावधान भी इसमें ऐड ऑन कर दिए गए। लेकिन जिन लोगों के द्वारा, जिन शासकों के द्वारा, ये रूलर्स के द्वारा ये हमारे यहाँ पे लेकर आए गए थे प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, उन लोगों ने अपने यहाँ पर भी इसको हटा दिया गया है। लेकिन भारत में अभी भी ये कंटिन्यू चला आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि भारत के लोग अगर रूलिंग गवर्नमेंट की किसी भी तरह से बुराई करें या फिर आलोचना करें, तो क्रिटिसाइज जब भी किया जाएगा रूलिंग गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगी? तो इस सेक्शन का यूज़ करके सप्रेस करने की कोशिश करती है प्रोटेस्ट को। तो इसीलिए यहाँ पे 48 सीजीआई जो है एन वी रमन्ना साहब, वो कह रहे हैं कि ये गलत है और इसके लिए रिव्यू किया जाने की ज़रूरत है, यानी कि इस सेक्शन के ऊपर समीक्षा की ज़रूरत है कि ये कितना उचित है और कितना नहीं। क्या हमें इसे बनाए रखना चाहिए? क्या हमें इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाना चाहिए? इस बात पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर इसको किसी के ऊपर लगा दिया जाता है, सेक्शन 124 अगर कहीं पर इम्पोज होता है, तो उस व्यक्ति को बेल नहीं मिलती, 3 साल या आजीवन कारावास मिल सकता है, और हर्जाना भी भुगतने के लिए यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। और जिसको ये चार्ज भुगतना होगा वो लाइफ टाइम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। तो फिलहाल में चर्चा में इसीलिए है कि
केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस आया था 1962 में। इसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 124A कहाँ तक उचित है, इस बात को आप समीक्षा के थ्रू देखो। तो चेकआउट करने की बात कही गई, तो क्योंकि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था तो ये बोला गया कि ऐसा प्रावधान होना तो चाहिए जो देशद्रोही जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाए, लेकिन ऐसा प्रावधान का मिसयूज़ अगर हो रहा है तो फिर वो भी गलत है ना। तो इसका यूज़ भी लिमिटेड वे में करना होगा हमें। तो गवर्नमेंट को अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना, तो भी इसको इम्पोज कर देते हैं, तो ये गलत है। इसमें बोला गया था कि ऐसा करना अनुचित है। फिर 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस आया और इसमें बोला गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है या फिर क्रिटिसाइज़ करता है तो फिर उसके ऊपर ये देशद्रोही का चार्ज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। तो फिर जनता को अधिकार भी तो है ना कि वो गवर्नमेंट की जो नीति हैं उनकी एक तरह से अच्छाई और बुराई दोनों बातें देखे, है ना, और जागरूक कराए। तो ये सब यहाँ पे बोला गया। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि संविधान ने हमें पहले ही बोला हुआ है, संविधान के द्वारा पहले ही मेंशन किया हुआ है संविधान में हमारे कि अगर कोई अनुचित कार्य कर रहा है तो उसको क्या क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं। तो आर्टिकल 19 का 2 ये कहता है कि अगर आप ऐसी कोई भी स्पीच देंगे जो कि गलत है, देश के हित में गलत है, या फिर किसी की प्राइवेसी फंडामेंटल राइट को हनन करने वाली है, या फिर जो स्टेट है स्टेट सिक्योरिटी के रिलेटेड भी थ्रेट दे रही है, या फिर विदेशों के साथ हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं उनको बिगाड़ने में सहायक है, तो फिर ऐसे कार्यों पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। और अगर कोई अनैतिक कार्य कर रहा है ना, एथिकल जो नॉन एथिकल वर्क्स होते हैं अगर उनमें कोई कर रहा है, या फिर किसी को ह्यूमिलेट कर रहा है, मानहानि कर रहा है, या फिर किसी को उकसा रहा है अपने ही देश के खिलाफ, तब इन क्षेत्रों में इन वजह से, इन कारणों से ये देशद्रोही का चार्ज आप इम्पोज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी बोला गया कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है गवर्नमेंट का, उनकी पॉलिसीज़ का, तो फिर आप उसके ऊपर ये चार्जेस इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मानव अधिकारों का हनन होते हुए अगर कोई लॉयर, एक्टिविस्ट हुआ या फिर जर्नलिस्ट हुआ, ये आवाज़ अपनी लेकर आते हैं, निकालते हैं कि भाई ये गलत है, तो क्या होता है इनके अगेंस्ट इनको सप्रेस करने के लिए, इनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए इस सेक्शन 124 का यूज़ करके इसको मिसयूज़ करने की कोशिश की जाती है। और फिर क्यों यूज़ किया जा रहा है ये फिलहाल में नेगेटिव वे में, पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए, और फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट का हनन भी हो रहा है इससे। तो CGI के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो कॉलोनियल लॉ था, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जो प्रावधान था देशद्रोह का, इसको वैधता अगर हम देखें, इसकी वैधता कितनी है ये जांच करने की आवश्यकता है। और इसका यूज़ गवर्नमेंट से पूछा गया है CGI के द्वारा कि आप किस तरह से कर रहे हो। आप अगर क्रिटिसाइज़ करने के मामले में कर रहे हो तो ये सरासर गलत है, ये बोला गया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें मैप बेस्ड क्वेश्चन की, तो मोजाम्बिक की जो चैनल है, मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर लोकेटेड है, किन दो क्षेत्रों के बीच में है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में ये चैनल हमें देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश से कौन कौन सीमा टच करते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब इससे लगे हुए हमारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसका नाम है मैत्री प्रोजेक्ट। ये एक सुपर थर्मल पावर का प्रोजेक्ट है, 1320 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला। तो इसमें ये दो देशों के बीच में है, एक इंडिया और एक बांग्लादेश। तो आधा आधा दोनों पार्टनरशिप में इस प्रोजेक्ट को अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके तहत क्या होगा, जो कोल फायर स्टेशन है इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, है ना। तो कहाँ पर हो रहा है ये रामपाल क्षेत्र है बांग्लादेश में, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, इसका काम चल रहा है ना, निर्माण कार्य चल रहा है। तो इंडिया की साइड से कौन इसमें साइड में से कार्य कर रहा है, इसकी हमारी साइड से कर रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और बांग्लादेश की साइड से पावर डेवलपमेंट बोर्ड इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ये प्रोजेक्ट 2017 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फ़िलहाल ये इसलिए चर्चा में है कि एक क्योंकि जॉइंट वेंचर है ना, संयुक्त रूप से चलाया जा रहा प्रोजेक्ट है। तो 2021 दिसंबर में इसकी फर्स्ट यूनिट डेवलप की गई है।
दिसंबर तक इसको फर्स्ट यूनिट इसकी कंप्लीट हो जाएगी प्रोजेक्ट की। तो दिसंबर ही 1971 में हमारे यहाँ पे बांग्लादेश का ओरिजिन हुआ था, और दिसंबर 2021 को ही हमारे यहाँ पे विक्ट्री डे ऑफ बंगाल भी सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कि 50 साल हो जाएंगे बांग्लादेश को। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर, किस रिवर के ऊपर चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो ये पोसो रिवर है साउथ वेस्ट बांग्लादेश में। तो ये कहाँ पर है, ये खुलना सिटी के पास में है। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा है। फिर अगर हम बात करें स्टेट न्यूज़ की, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये क्या है, हाल ही में यहाँ पे ये देखा गया था कि गिद्ध की संख्या लुप्त होती जा रही है, लेकिन फिलहाल ये देखा गया है कि 150 गिद्ध यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक। और अगर हम बात करें गिद्ध हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छता प्रदान करने में सहायक है, यानी कि जैसे कचरा हुआ इसे साफ़ करने में, तो इन्हें हमारे बेसिकली सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है गिद्ध को। तो VTR क्या मतलब, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास में हमें देखने को मिलेगा, बिहार वाली साइड में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, यहाँ पर ये हमें लोकेटेड मिलेगा। तो ये कब बना था, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1994 में, और किस प्रोजेक्ट के तहत, अंडर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट के, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट तब चलाया जा रहा था जब हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी कि टाइगर की संख्या को मल्टीपल करना है, इसलिए। तो वल्चर्स की जितनी भी विश्व में प्रजातियाँ हैं वो 22 हैं, और भारत में इनमें से 9 पाई जा रही हैं। तो इनको क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या थ्रेट है, इनको थ्रेट ये है कि देखिए, एक मेडिसिन होती है डिक्लोफेनिक, है ना, डिक्लोफेनिक। ये डिक्लोफेनिक क्या है, ये डिक्लोफेनिक ऐसी दवाई है जो जानवरों को दी जा रही है, और जब गिद्ध जानवरों को अपना भोजन के रूप में खाते हैं तो फिर ये उनके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, उनके पेट में जाती है तो उनके ऑर्गन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ऑर्गन फेलियर का रीज़न बनती हैं। तो किडनी फेलियर हो गई, ऐसे ऐसे जो ऑर्गन फेलियर हैं, इनकी वजह से फिर गिद्ध की मौतें हो रही हैं, इसीलिए इनकी संख्या कम हो गई थी। और फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, जंगलात काटे जा रहे हैं, इनके निवास स्थान को नष्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए भी इनको थ्रेट हो रहा है। तो और फूड डर्थ एंड कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि ऐसा भोजन इनको मिल रहा है जो कि पर्याप्त मात्रा में इनके लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर इलेक्ट्रिकेशन बाय पावर लाइंस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे तार होते हैं बिजली के, ये उनको ऊपर बेसिकली जब ये अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं तो बीच में टक्कर उनसे मर जाते हैं बिजली की करंट की वजह से, है ना, फाइट वगैरह की वजह से। तो इसलिए भी इनको थ्रेट इन फील्ड से मिल रही है। तो फिर क्या हम इनके लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वल्चर प्लान भी लेकर के आए हम, वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 का है ये। तो यहाँ पे वल्चर केयर सेंटर बनाया जा रहा है, यानी कि गिद्धों का संरक्षण केंद्र। और 2004 के बाद वल्चर केयर सेंटर को हमारे यहाँ पे संशोधित भी किया गया, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। और चेंजेस किस तरह से किए गए, फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के रूप में इसमें चेंजेस किए गए, यानी कि अगर इनकी संख्याएँ लुप्त भी हो जाएँ तो भी हम इनकी एक गिद्ध से और गिद्धों को कैसे हम ओरिजिन कर सकें, है ना, कि किस तरह से उनकी प्रजनन दर बढ़ा सकें। तो इस तरह से हम इस फील्ड में भी कार्यरत हैं। तो ये था आपका आज का डाटा करंट अफेयर से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस।